हाय एवरीवन, दिस इज तेजस गावंडे हियर। इस वीडियो में मैं आपको फ्रिक्शन टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और इस टॉपिक को मैं सिंगेज ये बुक से कंटेंट को पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं रेफरेंस बुक जो है मेरी वो सिंगेज है, तो मैं आपको ईच एंड एवरी लेक्चर्स में सिंगेज के एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो दैट आपकी जो नीट और जेडब्ल्यू के एग्जाम होते हैं वो कवर हो जाए। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रिक्शन। सबसे पहली बात, ये फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन जो है ये फ्रिक्शन फोर्स होता है। ये करता क्या है सर? ये फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स आपके मोशन को अपोज करता है। जनरली लिखते समय हम ऐसा लिखते हैं कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब जरा देखो, पहली बात तो मोशन को अपोज करने के लिए यहाँ पे दो सरफेस का होना बहुत जरूरी है। सिंपल, अगर मैं ये पेन ले लूँ, ये पेन को अगर ऐसे हवा में आगे पीछे मूव करूं, क्या यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है? नहीं। फ्रिक्शन के लिए मिनिमम दो सरफेसेस का होना जरूरी है। अगर मैं ये पेन के ऊपर इस पेन को ऐसे आगे पीछे मूव करूं, अब यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। आपको आवाज भी आ रही होगी फ्रिक्शन की, ये फ्रिक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन के लिए सबसे पहली बात, दो बॉडीज का होना जरूरी है। दो बॉडीज में से एक बॉडी को अगर मैं रेस्ट पे रखूं, जैसे कि रेड पेन, इसे मैं रेस्ट पे रखूं और सिर्फ ऊपर वाले पेन को आगे पीछे मूव करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? हाँ। अगर मैं दोनों बॉडीज को आगे पीछे मूव करूं तो ये केस में भी लग रहा है। तो दोनों बॉडी एक तो मोशन में होगी, या फिर दो में से एक बॉडी मोशन में होगी और दूसरी बॉडी रेस्ट में होगी। ये दोनों केसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशंस को अपोज करता है। अगर मान लो कि ये ब्लॉक है, ये सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर हमने कोई ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, ब्लॉक का मास ले लेते हैं 10 kg, और हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लगा दिया है। इस ब्लॉक को मैं इस तरीके से आगे खींच रहा हूँ, तो ये ब्लॉक का मोशन जो है ये डायरेक्शन में हो रहा है, राइट साइड हो रहा है। मतलब ये जो मोशन की डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे मोशन डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन, तो मोशन की डायरेक्शन को हमें अपोज करना है। फ्रिक्शन फोर्स का काम ये होता है। और मैंने क्या कहा था, फ्रिक्शन फोर्स कब होता है? जब दो सरफेस का कांटेक्ट हो। अब मुझे बताओ, ये आपका ब्लॉक और ये रहा आपका सरफेस, इन दोनों का कांटेक्ट कहां हो रहा है? यहाँ पे देखो। तो जहां पे भी कांटेक्ट है, जहां पे भी कांटेक्ट है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होगा, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होगा। अब हमेशा फ्रिक्शन फोर्स को जहां पे कांटेक्ट है वहीं पे दिखाना। तुम क्या करते हो? फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा ऊपर ले लेते हो। ये गलत नहीं, लेकिन इससे क्लैरिटी नहीं आएगी कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा जहां पे दो सरफेस का कांटेक्ट है वहां पे अप्लाई कीजिए। तो दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन तो हम समझ गए सर, सिंपल बात है। अगर मैं ब्लॉक को ये डायरेक्शन में अप्लाई करूं, एफ अप्लाई, तो फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा ये डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। ये तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। समझ गए मेरा सवाल क्या कह रहा हूं मैं? तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है, अब अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। फ्रिक्शन फोर्स जो है ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। सिंपल। ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं तो मुझे कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ओके, तो वो कांस्टेंट क्या होगा? देखिए, फ्रिक्शन फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटा दूं तो इक्वल टू की साइन दे दूं, तो यहाँ पे मुझे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। उसी कांस्टेंट को कहा जाता है म्यू, और ये म्यू होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं जनरली, तो मैं लिखते समय आप थोड़ा स्पेलिंग्स की तरफ ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। ठीक है, तो म्यू कितना होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी समझो, पहली बात तो ये म्यू किस पे डिपेंड करता है? म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। किस पे? नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ। इस पे एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से पूछते हैं म्यू पे। देखिए, सिंगेज में भी दिए गए हैं कि म्यू जो है आपका किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है एरिया ऑफ सरफेस। आप सरफेस का कितना भी बड़ा एरिया ले लो, वो म्यू उस पर डिपेंड नहीं करता है। म्यू डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस के रफनेस पे। आपका सरफेस जितना रफ होगा म्यू उतना ज्यादा होगा, आपका सरफेस जितना स्मूथ होगा म्यू उतना कम होगा।
सिंपल। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने इस ब्लॉक के नीचे ऑयल बिछा दिया हो, ऑयल डाल दिया हो, तो क्या इस ब्लॉक को ऐसे आगे धकेलना आसान हो जाएगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए? बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा मैंने। सर आसान हो जाएगा ना, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑयल डाला है। तो ऑयल क्या करता है मालूम क्या? जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स उसे रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। यही काम है ऑयल का, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं सरफेस को ना घिस दूं, अच्छे से सरफेस को स्मूथ ना करते हुए उसे रफ बना दूं, तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब बस मेरा आखिरी का सवाल देखो कि सर फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे क्यों डिपेंड करता है? इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये एग्जांपल आप सभी को पता भी है, बस आपको उसको थोड़ा थॉट देना है कि हाँ सच में ऐसा होता है। देखिए, आपको करना क्या है कि आपने कभी लाइब्रेरी की, इमेजिन करो कि आपके पास एक बुक का ऐसे सैक है, यहाँ पे ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे किताबें रखी गई हैं। क्या मुझे आप बता सकते हो कौन सी किताब को निकालना बड़ा ही आसान होगा? सबसे ऊपर वाली किताब को या सबसे नीचे दबी हुई किताब को निकालना आसान होगा? आप खुद बताओ। सर सिंपल सा सवाल तो है ये, सबसे ऊपर रखी हुई बुक को निकालना बड़ा ही आसान है, सबसे नीचे रखी किताब को निकालने में ना बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। क्यों? अब समझो। यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, बड़ी बेसिक सी। एक सरफेस है, इसके ऊपर मैं एक किताब रखता हूँ जिसका मास 10 kg है। इसके ऊपर मैं और एक किताब रखता हूँ जिसका मास अगेन 10 kg ही है, और सबसे ऊपर मैं और एक किताब रखता हूँ जिसका मास अगेन 10 kg है। अब अगर मैं इस ब्लॉक को अप्लाइड करूं फोर्स, तो इस ब्लॉक को बाहर निकालना बड़ा ही आसान होगा। क्यों सर ऐसा? अब समझो, ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगेगा? कुछ यहां पे लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक तुम्हारा जो सरफेस से कांटेक्ट में है वो यहाँ पे है। तो जहां पे कांटेक्ट आ गया वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू इनटू एन। अब एन कैसे फाइंड करोगे? ये वाले ब्लॉक को देखो, ये वाले ब्लॉक को मैं इधर निकालता हूँ, ये देखो, ये 10 kg वाले ब्लॉक को, इसका वेट कैसे होगा? वेट यानी कि mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना आएगा इसका आंसर? सर 10, और g की वैल्यू 10, कितना आएगा? 100 न्यूटन। और सरफेस इसे क्या प्रोवाइड करता है? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से r यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 100 न्यूटन। तो मैं इसे कहता हूं FR1। यहां पे लिखता हूं फ्रिक्शन फोर्स 1 व्हिच इज म्यू इनटू n। चलो म्यू की वैल्यू हमने दी नहीं है, तो यहां पे म्यू की वैल्यू है 0.2। तो कितनी आ जाएगा? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हमने ले ली है 100। तो यहाँ पे 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है। चलो फ्रिक्शन फोर्स 1 तो हमें मिल गया, फ्रिक्शन फोर्स 2 पे आते हैं। अगर मैं दूसरी नंबर की किताब को अगर मैं हटाने जाऊं, यहाँ पे अब अप्लाइड फोर्स लगाओ, देखो यहाँ पे तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ जनरेट होगा? कुछ ये डायरेक्शन में। दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स 2। अब वो फ्रिक्शन फोर्स 2 कितना आएगा? चलो फ्रिक्शन फोर्स 2 निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स 2 निकालने के लिए अगेन द सेम सिनेरियो, म्यू इनटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी ली है हमने? किताब और सरफेस सेम होने की वजह से 0.2। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा? सर 100 न्यूटन ही मिलेगा। 100 न्यूटन नहीं मिलेगा। अब देखो क्या होता है, इस ब्लॉक के ऊपर 10 kg का ब्लॉक है, यानी कि इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। ये तुम्हारा 10 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर तुमने और एक 10 kg का ब्लॉक रखा है, तो इसका वेट अब वो 10 kg नहीं रहा, 10 और 10 20 हो गया है, तो वो कितना न्यूटन बनेगा? 200 न्यूटन बनेगा। और इस पे नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली व्हाट? अपवर्ड। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देखो कितनी हो गई है? नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई आपकी 200। अब बताओ कितना आएगा आंसर इसका? यानी कि 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सेम वे में अगर मैं अप्लाइड फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूँ थर्ड ब्लॉक पे, तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ ऐसे जनरेट होगा, फ्रिक्शन फोर्स 3। क्या तुम फ्रिक्शन फोर्स 3 की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ, म्यू इनटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। एन कितना लोगे? अब इसलिए इसके प्रीवियस केस में हमने 20 लिया था, अब यहाँ पे कितना लोगे बताओ? अब बच्चों यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 30 kg। ठीक है, 10 और ये रहा आपका सरफेस। अब यहाँ पे जो वेट आएगा ना, सिर्फ इसका थोड़ी ना आएगा, ऊपर वाले ब्लॉक का भी तो नीचे आएगा ना। तो ये कितना बनेगा बच्चों? वो बनेगा 30 kg, यानी कि 300 न्यूटन।
और इसे नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी कुछ ऐसे ऊपर। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 300, यानी कि थर्ड केस में फ्रिक्शन फोर्स आ गया आपका 60 न्यूटन। सर फ्रिक्शन फोर्स बदल रहा है, मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स का कौन से केस में लग रहा है? थर्ड केस में। थर्ड केस कहाँ से लिया था आपने? यानी कि सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इसलिए इस ब्लॉक को जब हम मूव करने जाएंगे सबसे ज्यादा ताकत इसको लगानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अपोजिशन इसको हो रहा है। सिंपल, इजी था कॉन्सेप्ट पढ़ना। अगर आपको मेरा वीडियो सच में अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक लास्ट पॉइंट जाने से पहले, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है, आपको मेरे वीडियो में कुछ भी चेंजेस चाहिए, कुछ भी सजेशन चाहिए कि सर इस वीडियो की स्पीड ज़्यादा हो रही है, स्पीड को कम कीजिए, कंटेंट आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियोस में उन्हें इम्प्रोवाइज करूंगा और आपके सामने बेस्ट से लेके बेस्ट कंटेंट कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ भी हेल्प लगती है फिजिक्स में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैं कुछ लोगों एक ग्रुप के साथ भी अटैच हूँ। तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं और मेरी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।